आ गए सर, आ गए त्रिवेदी से। इसमें तो ज़्यादातर लड़की ही दिख रही है मैडम, ज़्यादा जो रहे सब लड़की है। कुछ लड़की, कुछ ही लड़का है। जोलॉजी, ZOO। नहीं, वो तो मेरी आवाज जियोलॉजी। सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड गुड मॉर्निंग। Good morning, ठीक sir. 11 बजे, हाँ ठीक 11 गुड बजे मॉर्निंग शुरू सर। करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक 11 बजे शुरू कर देंगे। बोला ना ज़्यादातर लड़की है, 90% लड़की है, एक ही तो कोई लड़का है। थोड़ा सा मेरे ये सब चीज़ पहले से हो गए, जैसे काम करवा रहे हैं, पैसा वैसा दे के अगर करवा दो तो ये सब काम को इतना बेहतरीन तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि इन लोग खुश हो जाएंगे। उन लोग तस्वीर उस्वीर के साथ हम डाल देंगे। वाह, अरे एसी का हवा तो उधर जा रहा है भैया, विंग उसका उधर घूमा, अब पूरे में घूमेगा। मूविंग नहीं कर रहा था ना। हाँ, उधर घुमा था। मूविंग नहीं हो रहा, एक ही तरफ था। देखिए मूव कर रहा है, कहाँ से बोल रहा है? हम कुछ करते उठते हैं, हाँ बखा का मेरा नाम लगा देते हैं। हाँ, तो कल कितने बजे सोए थे आप पाठक जी? हाँ, बस हम तो जागे हुए थे। हम 2 बजे जगह हैं, सभी तक जाए। हाँ, आप लोगों के साथ तो कभी कभी ऐसा होता है, मेरे लिए सब 2 बजे हम जग गए ना। नींद नहीं आया। हम जब सो गए तो फिर सो गए, और जाग गए तब तक हम वो मेरा रात है, जाग गए तो वो रात मेरा है। हम जब तक जाग सकेंगे जाग लेंगे, जब तक मतलब मेरा काम रहेगा। यूट्यूब पे पता नहीं लाइव चला है कि ना चला। हो रहा है 11 बजे से 11 यहाँ टाइम दिखेगा उसमें। चल रहा है, चल रहा है, लाइव हो गया, यही चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। हम सीख गए, दिल खुश हो गया मेरा। अशोक सर सिखाया हमको, हम अपने से नहीं सीखे। कोई भी इंसान आपको अगर ज़रा सा भी इल्म देता है तो ज़िंदगी भर आप उसके शुक्रगुजार हैं, उसका एहसान मानना है ज़िंदगी भर। हाँ, उन्होंने हमको सिखाया, पढ़ाया, बताया।
हेलो। एक बार बोल दिया गया कि क्लास 11 बजे शुरू होगा तो येलो करने की जरूरत है क्या? तो 11 तो बज चुका। अब मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं आप लोगों को? ओके यस बोलिए। सर, आवाज आ रही है। हाँ, यस सर, तो यस सर, यस सर। हो गया, ज्यादा नहीं। हाँ, तो आपको मालूम होगा कि मैं पहले पटना यूनिवर्सिटी का बॉटनी हेड था और 31 जनवरी को मेरा रिटायरमेंट हुआ। बाद से भी हम कॉलेज में क्लासेस ले रहे हैं, एमएससी बॉटनी थर्ड सेम का। हाँ, तो आई वाज एंगेजिंग एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर क्लास, और फिर बायोटेक्नोलॉजी हुआ, इन्वायरमेंटल साइंस हुआ, या बायोकेमिस्ट्री हुआ, या बायोटेक्नोलॉजी हुआ एमएससी का, तो उसके क्लास में हम एक्टिवली एंगेज्ड हैं। और मैं जो क्लास का आयोजन किए हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी उन्होंने 2 दिन, आज के दिन और फिर 9 तारीख को क्लास लेने का मौका दिया, आपको पढ़ाने का। तो पहले व्हीलर सीनेट हॉल में ये क्लास चलता था और काफ़ी भीड़ होती थी, पूरा हॉल फुल रहता था, और प्रो वीसी मैडम भी क्लास को रेगुलेट करती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि बड़ी मुश्किल होती थी। तो अब समय बदल गया है, अब तो क्लास ऑनलाइन सिस्टम में आ गया है। तो खैर कोई बात नहीं, जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी कीजिए। मैं आप लोगों को इकोसिस्टम के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे किया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। प्रेजेंट करेंगे हम। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस सर। बहुत सुंदर। तो आज का टॉपिक है इकोसिस्टम, पेपर एईसीसी का है। नेम ऑफ द टीचर प्रोफेसर MP त्रिवेदी, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, पटना यूनिवर्सिटी पटना। मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है mp.trivedi 1956@rediffmail.com। मोबाइल नंबर मेरा लिखा हुआ है।
इकोसिस्टम की एक परिभाषा दी हुई है कि द इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with each other and the surrounding environment. In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organisms and their environment. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley, an English botanist, in 1935. अब इसको हम एक्सप्लेन करें आपको। देखिए, इसमें साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं, कॉमर्स के भी विद्यार्थी हैं, मुझे मालूम है। तो सबको ये जानना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है और जिंदगी कैसे चलती है। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस भी जब आपके होस्ट के सेल में आ जाता है तो लिविंग हो जाता है, जब तक होस्ट के बाहर है तब तक नॉन लिविंग है। और जितने लोअर ग्रुप्स के प्लांट्स हैं या हायर ग्रुप के प्लांट्स हैं, जितना ट्रीज आप देखते हैं, और एनिमल्स जितने हम लोग हैं, सब लिविंग है। तो होता क्या है कि नेचर ने ग्रीन प्लांट्स को ये सुविधा दे रखी है फोटोसिंथेसिस की। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, उनमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल नाम का ये जो पिगमेंट है ये सोलर रेडिएशन के प्रेजेंस में, सनलाइट की उपस्थिति में, इसमें फूड बनाने की क्षमता है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के कारण एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन is released as a byproduct of photosynthesis. तो जितने ग्रीन प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फूड। इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, माने ये अपना सेल्फ न्यूट्रिशन कर लेते हैं। हम लोग जो हैं एनिमल्स, ये हेटेरोट्रॉप्स हैं। हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो ये ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, और जहां फोटोसिंथेसिस होगा, जहां भोजन बनेगा, वहां भीड़ पैदा होगी। जैसे आप सुबह सुबह लोगों को चाय पिलाना शुरू कीजिए, शाम में चाय पिलाना शुरू कीजिए, तो लोग आपके पास आना जाना शुरू कर देंगे, हैं? जब तक आपके पास भोजन का अच्छा इंतजाम होगा तो लोग आपके पास आना जाना शुरू कर देंगे, भीड़ लगेगी आपके पास। तो उसी तरह से जब प्लांट फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वहां पे हर्बीवोर्स आना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट को खाएंगे। फिर हर्बीवोर्स को खाने वाला कार्निवोर्स है, तो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएगा, और जो दोनों को खाएगा वो ओमनीवोर्स है। तो इस फोटोसिंथेसिस के कारण एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि बायोटा में डाइवर्सिटी आ गई। बायोटा में डाइवर्सिटी आ गई, इसका अर्थ है कि प्लांट के फूड बनाने के कारण कई तरह के ऑर्गेनिजम्स वहां पहुंच गए हैं। इसी को कहते हैं बायोटा में डाइवर्सिटी। जैसे एक आम का पेड़ हो तो वहां कितने लोग पहुंच जाते हैं? आम कोई तोड़ने वाला पहुंच जाता है, कोई आम की छाया में बैठा हुआ है, आम के ऊपर चींटियां चल रही हैं, या बहुत ऑर्गेनिज्म को आम से खाना मिलता है। बहुत बर्ड्स बैठती है उसके ऊपर, लंगूर बैठते हैं, मंकीज बैठते हैं,
सबको खाना, मैंगो, पीपल, जितने भी ट्रीज हैं सब प्रोवाइड करते हैं। तो जहां भी फूड का मैन्युफैक्चरिंग होगा वहां बायोटा में डाइवर्सिटी आ जाएगी। एक बात तो ये हो गई। जहां अच्छा, फूड कैसे बना? एनर्जी फ्लो के कारण बना। सन ने एनर्जी किसको दिया? ग्रीन प्लांट्स को दिया, और ग्रीन प्लांट्स ने उस एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब ये एनर्जी जो केमिकल फॉर्म में स्टोर हुई प्रोड्यूसर के पास, ये हर्बीवोर्स को जाएगी, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स को जाएगी। लिखा हुआ है जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है? इसी से फूड चेन चलता है। और जितना कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हम नेचर से लेते हैं, लास्ट में हमको लौटा के जाना पड़ता है। दिस इज न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये सब किसका पार्ट है? जितनी बातें हम कह रहे हैं ये किसका पार्ट है? ये सब इकोसिस्टम का पार्ट है। इसलिए आपसे कोई कहे कि इकोसिस्टम की एक बढ़िया परिभाषा दीजिए, तो एक परिभाषा तो वहां लिखा हुआ है, लेकिन हमको अगर इंटरव्यू में पूछा जाता कि त्रिवेदी जी व्हाट इज इकोसिस्टम, तो हम बोलते कि कितने पे चल रहा है एसी? अच्छा छोड़ दो, तो छोड़ दो। तो अगर हमको कहा जाता कि इकोसिस्टम की परिभाषा दीजिए, तो हम देते कि बायोटा इंटरैक्टिंग विथ फिजिकल एनवायरनमेंट इन सच ए वे दैट इट लीड्स टू establishment of biotic diversity, variation in growth forms, energy flow, and material cycling within a system known as ecosystem. तो ये परिभाषा बायोलॉजी के विद्यार्थी को देना चाहिए, ज्योग्राफी के विद्यार्थी को देना चाहिए, हैं? लेकिन ये तो खैर स्लाइड में भी कोई गड़बड़ परिभाषा नहीं है, सिंपल है कि द इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी where the living organisms interact with each other and the surrounding environment. In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organisms and their environment. तो इस टर्म को किसने दिया? सबसे पहले एजी टांसले ने दिया। इंग्लिश बॉटनिस्ट था, 1935 में टर्म आया। तो इकोसिस्टम के बारे में आप को एक हल्की सी आइडिया हो गई होगी। अब हम आपको ये बताएं कि एक शब्द आ रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट क्या बोला है? नहीं, ये हम लोगों को जानना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है। अभी आप सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, वहां पंखा चल रहा होगा। अभी तत्काल पंखा चलना बंद हो जाए या लाइट आनी बंद हो जाए तो आपका शरीर प्रभावित हो जाता है। आप बोलिएगा लाइन क्यों? अरे लाइन नहीं है, थोड़ा पंखा रेगुलेट करो, बहुत तेजी से चल रहा है, इसको स्लो करो, लाइट जलाओ, यहाँ अंधेरा है, कैसा तो लग रहा है, यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है। तो इसका अर्थ है कि आपका शरीर कुछ फैक्टर से प्रभावित होता है। जैसे लाइट इज ए फैक्टर, लाइट से आपका शरीर प्रभावित होता है, टेम्परेचर से आपका शरीर प्रभावित होता है, ह्यूमिडिटी से प्रभावित होता है। आग लग जाए तो सारा मोबाइल फेंक के भाग जाइएगा, फिर फायर से प्रभावित होता है। रोड पे चलते हैं, गाय महारानी आ जाए तो आपका शरीर प्रभावित होता है, तुरंत अगल बगल भागते हैं। कोई गाड़ी आ जाए, कोई 3 नंबर का आदमी आपके सामने आ जाए तो आपको कैसा तो फील होने लगता है। तो प्रभावित तो होता है आपका बॉडी, है? तो जिन जिन कारणों से आपका बॉडी प्रभावित हो रहा है वो सबको मिला के फैक्टर कहते हैं। दीज आर द फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स
इसका क्या अर्थ हुआ कि फैक्टर क्या है जिससे हमारे जिंदगी का हिस्सा प्रभावित होता हो। एनी फैक्टर which affects the life cycle of an organism, any external substance which affects the life cycle of an organism is known as factor। और सारे फैक्टर को अगर मिला दें तो इन्वायरमेंट बनता है। आपके शरीर के बाहर जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही है वो सब आपका इन्वायरमेंट है। आज आप ऑनलाइन से जुटे हैं तो जितने विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं आपके। आपके शरीर के बाहर जो कुर्सी टेबल फलाना ढिकना, आपके मित्र, आपके घर के लोग, सब आपके इन्वायरमेंट हैं, क्योंकि वो आपके जिंदगी को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद जितना क्लास से मुझे पार लगेगा, जब तक हम लेंगे तो उसके बाद आप कहिएगा कि क्या क्लास हुआ साहब, आज हमारी जिंदगी थोड़ी प्रभावित हो गई, आज हमको थोड़ा इकोसिस्टम पढ़ने का मौका मिला, आज इकोलॉजी पढ़ने का मौका मिला, आज हमको इकोलॉजी समझ में आया है। तो इस तरह की बातें उठेंगी और इसको आप नकार नहीं सकते कि 1.5 घंटे के बाद आप थोड़ा बदले बदले आज नजर आएंगे। आइए, तो फैक्टर आप समझ गए कि एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस दैट affects at any stage of our life cycle is known as factor, and all factors combine to form environment। ये जितने भी फैक्टर थे, लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, विंड हुआ, हवा तेज चलती है, बोलते खिड़की बंद करो, आंधी चल गई खिड़की बंद करो, बादल गरज रहा है खिड़की बंद करो, कान में उंगली लगा लेते हैं आप, बाप रे क्या होगा। ये सब फैक्टर है भाई, और इन्हीं सारे फैक्टर्स को मिला के एनवायरनमेंट बनता है। तो देखिए एक इकोसिस्टम कितना सुंदर होता है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है एक इकोसिस्टम का, है? आप इस चित्र को ही देख के संतोष कीजिए। और इस इकोसिस्टम में आप देखिए सन को उगा हुआ देखिए, सोलर रेडिएशन, डिस्टरबेंसेस देखिए कैसे बादल इत्यादि गरजता है, प्लांट्स को देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, हैबिटेट माने आवास होता है, उसके बाद प्लांट कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते हैं समुदाय को जिसमें डिफरेंट प्लांट्स के हैं। इसके अलावा मिनरल्स आपको दिखाई पड़ रहा है, न्यूट्रिएंट्स दिखाई पड़ रहा है, सॉइल ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ रहा है, और बारिश होते दिखाई पड़ रहा है आपको, मॉइस्चर। तो ये सब का अपना स्थान है। कितना सुंदर लग रहा है इकोसिस्टम, आपका ऐसा ही सुंदर लगना चाहिए। अगर आप किसी स्थान पे जाते हैं और इतना ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई पड़ता है तो आपको समझना चाहिए कि ये एक अच्छे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। और अगर ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है तो समझिए कि यहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब है। आप कहते हैं कि कश्मीर हम जाएंगे, कश्मीर इसलिए आप जाते हैं कि वहाँ इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं है, इसीलिए लिखा रहता है कि द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के परे है। क्यों? जो इकोसिस्टम है वो अभी डिस्टर्ब नहीं है, और जहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है वहाँ विजिट करने में आपको मुश्किल होता है, वहाँ लगता है कहाँ आ गए जी, यहाँ से चलो, यहाँ मन नहीं लग रहा है, इत्यादि इत्यादि। अब आगे हम फिर इकोसिस्टम पे आ गए। ये तीसरा स्लाइड है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इसमें हम फिर बताए हैं आपको कि एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in conjunction with their environments, non-living components interacting as a system। हाँ, फिर से बोल रहे हैं हम, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ।
An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with their environments, non-living components interacting as a system. These biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flows. मैं आपको बता चुका हूं कि एक इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट है और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट है। ए बायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग को और बायोटिक कहते हैं लिविंग को। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है न्यूट्रिएंट साइकिल के द्वारा और एनर्जी फ्लो के द्वारा। एनर्जी सिस्टम में कैसे इंटर करता है बता चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, हर्बीवोर्स उस भोजन को प्राप्त करता है और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स भोजन को प्राप्त करता है। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसके बाद जब आदमी यहाँ से या एनिमल यहाँ से जाते हैं, माने उनका डेथ होता है, तो बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से उनके बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाता है। उनके बॉडी को डिकम्पोज कर देता है फंजाई और बैक्टीरिया, इसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। और फिर बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट आपके मौजूद है, अच्छा छोटू तो बाद में मिलेगा, पहले जब क्लास करो तो कंसंट्रेट करो। इन ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, माने फंजाई और बैक्टीरिया की मदद से जो आपके बॉडी में जो मैटर है उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है और जितना आपने मिनरल्स नेचर से लिया है उसको लौटा देना पड़ता है। यही न्यूट्रिएंट साइकिल है। अब आगे बात होगी कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है? जैसे आपको कोई कंट्रोल करता है कि नहीं? आपको कंट्रोल करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, टीचर्स कंट्रोल करते हैं, आपके माता पिता कंट्रोल करते हैं, आपके दोस्त कंट्रोल करते हैं, क्या? तो ये सारे लोग कंट्रोल करते हैं आपको। ये सारे पंखा चलो, हाँ, ये सारे लोग आपको कंट्रोल करते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर हैं जो इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब पूछिएगा कि एक्सटर्नल फैक्टर में बताइए सर क्या कंट्रोल करता है? क्लाइमेट कंट्रोल करता है, पेरेंट मटेरियल जिससे सॉइल बना है वो कंट्रोल करता है, टोपोग्राफी कंट्रोल करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम को। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे डिकम्पोजिशन है, तो रूट कंपटीशन, शेडिंग, डिस्टरबेंस, सक्सेशन और किस तरह का स्पेसीज प्रेजेंट है नेचर में, ये सभी इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो जैसे इसको हम अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो टाइप्स ऑफ स्पेसीज के जगह पे हम कह सकते हैं कि आपके क्लास में किस किस तरह का लड़का है। जैसे कोई लड़का हो, क्लास चलता रहे तो प्लेन उड़ाने लगे। हम जब स्टूडेंट थे तो एक टीचर बाल्ड थे, बाल्ड समझते हैं, वो सिर पे उनके थोड़ा बाल नहीं था, तो हम लोग 100 से ऊपर विद्यार्थी एक साथ बैठते थे। तो उसमें क्या होता था कि 2-4 विद्यार्थी जो सामने बैठता था ना, वो प्लेन उड़ाने लगता था। उनको क्लास ही नहीं लेने दिया पूरा 2 साल। मुझे नहीं याद है कि वो एक दिन भी क्लास ले पाए बेचारे। और तेज आदमी थे, जीनियस प्रोफेसर, बट ही वाज बाल्ड। और ये बाल्डनेस के कारण क्या हुआ कि उनको स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं लेने दिया। मैं भी उस क्लास का विद्यार्थी था। तो अब क्या कहा जाए, कई दोस्तों से बात किया, लेकिन दोस्त लोग उस समय संयम नहीं रख पाते थे और डिस्टरबेंस शुरू हो जाता था। तो किस तरह का स्पेसीज इकोसिस्टम में है, किस तरह का विद्यार्थी क्लास में है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
तो इकोसिस्टम को प्रभावित करने में टाइप्स ऑफ स्पेसीज का भी रोल है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स क्या है। इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। किसी भी सिस्टम में, इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग को कहते हैं और बायोटिक लिविंग को कहते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स में जितना भी लिविंग है वही आएगा। केवल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो दो तरह के हैं, एक है यूकैरियोट और दूसरा है प्रोकैरियोट। दो ही तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंजाई हैं या प्रोटिस्ट हैं, ये सब यूकैरियोट्स हैं। और जितना बैक्टीरिया है और आर्किया है, आर्किया भी बैक्टीरिया की ही तरह है, ये प्रोकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आप पूछिएगा कि कैसे समझेंगे कि हम यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स को ऐसे समझिए कि आपके सेल में न्यूक्लियस होगा। अगर आपके सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। और प्रोकैरियोट को देखेंगे तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा। माने कम, उसको न्यूक्लियस क्या कहा जाए, ऐसा कहिए कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, या थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कहिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म नेचर में पाए जाते हैं। एक तो यूकैरियोट्स हुआ और दूसरा प्रोकैरियोट्स हुआ। तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, हम लोग किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में। और बैक्टीरिया किस में आएगा, प्रोकैरियोट्स में। तो इस बात को आप समझ गए कि बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आएगा। प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएगा, फंजाई आएगा, प्रोटिस्ट आएगा, बैक्टीरिया आएगा, आर्किया आएगा। ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स है। अब ये बात है कि आगे बढ़े हम लोग। आपको हम बताए थे कि ये इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स हैं इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट की मदद से, देखिए नेचर ने सुविधा दे रखी है प्लांट्स को, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है। हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए हम लोग भोजन नहीं बना सकते। तो ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर जमीन से ले लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और चूंकि ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं, ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, प्रोड्यूसर। और जो प्रोड्यूसर को खाएगा, ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर जो हैं फूड के सोर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए। जो प्रोड्यूसर्स को खाएगा उसको हर्बीवोर्स कहेंगे, और जो हर्बीवोर्स को खाएगा उसको कार्निवोर्स कहेंगे। और जो प्लांट को भी खाए और एनिमल को भी खाए उसको ओमनीवोर्स कहेंगे। तो ये इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स की बात हो रही थी। अब बात है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में।
आवाज जा रही है? एक आदमी बोलिए यस। Yes, sir. हाँ। ये बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, तो ये बायोटिक कंपोनेंट जैसे मान लिया कि हम एक तालाब के नजदीक चलते हैं, और तालाब के नजदीक अगर जाएं हम, और आपको कहा जाए कि 1 लीटर पानी ले आइए तालाब से, तो 1 लीटर जब पानी ले आइएगा तालाब से, तो उसमें मैं कहूंगा कि आप ए बायोटिक कंपोनेंट्स निकालिए। तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे निकालिएगा? आपको बताएं हम कि 1985 में पटना विश्वविद्यालय में मेरी नौकरी हुई थी एज ए रिसर्च एसोसिएट। मैं CSIR का JRF SRF था, और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप मिला था हमको। और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में मैं इंटरव्यू देने आया था जूलॉजी डिपार्टमेंट में। चूंकि वो RK सिन्हा साहब थे जो डॉल्फिन मैन थे, वहाँ गंगा बेसिन रिसर्च प्रोजेक्ट चलता था, तो मैं उसमें इंटरव्यू देने आया था। काम मेरा बॉटनी में था, लेकिन इंटरव्यू जूलॉजी में हुआ था, जूलॉजी हेड के चैम्बर में। तो गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरव्यू हुआ, और एक ही पोस्ट था, और मेरा सिलेक्शन एज ए रिसर्च एसोसिएट में हो गया। तो जब मैं गंगा किनारे गया RK सिन्हा साहब के साथ, तो मुझे पता नहीं चले कि इस गंगा को देख करके कि क्या करें यहाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इकोसिस्टम का स्टडी किया जाए। किताब कॉपी तो बहुत इकोसिस्टम के बारे में पढ़े थे, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ था नहीं। तो बड़ा अफसोस जैसा लग रहा था, लेकिन सिन्हा साहब ने पकड़ा हम लोगों को और कहा कि त्रिवेदी जी 1 लीटर पानी ले आइए। 1 लीटर पानी आ गया, और उस पानी में आप निकालिए कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, BOD और COD का क्या वैल्यू है। पानी को ले चलिए लैब में, वहाँ कल्चर करा करके देखिए कि इसमें फंजाई बैक्टीरिया कितना है। पानी को छान लीजिए और देखिए इसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स कितना है। पानी में देखिए कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, स्मॉल फिश कितना है, लार्ज फिश कितना है। पानी में जो प्लांट सड़ा हुआ है, डेट्राइटस है, ह्यूमस है, ये सब कितना है। पानी में देखिए लैब में ले चल के कि फॉस्फेट कितना है, नाइट्रेट कितना है, कार्बोनेट कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, सल्फेट कितना है। तो आपको ये बायोटिक कंपोनेंट के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा, और 1 सप्ताह में ये बात पता चलने लगा कि इकोसिस्टम को समझने का मौका मिल रहा था हमको कि इकोसिस्टम क्या है, जा करके समझा जा रहा था। तो ये कोई पूछे आपसे कि ये बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो आप बोलिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का जो अमाउंट किसी खास समय में, किसी खास इकोसिस्टम में, किसी खास समय पे इनका जो अमाउंट होता है, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। देखिए, आप कहिएगा कि सर बार बार टेक्निकल नाम क्यों आ जाता है? आप ही बताइए कि बॉटनी का आदमी अगर नॉर्मल बात करेगा तो सरकार पैसा देगी? नहीं देगी। आपको टेक्निकली बात करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास कोई चेक कराने जाए और डॉक्टर उसको ट्यूबरकुलोसिस हो, और डॉक्टर बोल रहे कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आपको कैंसर है, तो रोगी वहीं पे उलट जाएगा। इसलिए टेक्निकल नाम लिखा जाता है। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो वहाँ लिखा जाएगा कि सफरिंग फ्रॉम पॉक्स डिजीज। लेप्रोसी होगा तो लिखा जाएगा ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम हैंसेंस डिजीज। तो भाई टेक्निकल भाषा में बोलना है।
और जब टेक्निकल भाषा में आप बोलिएगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो लोग बुझेगा कि कुछ नोबेल प्राइज वाला आप काम कर रहे हैं तो आपको पेमेंट किया जाएगा। इसलिए असलियत है कि जब भी किसी से बात कीजिए तो कुछ टेक्निकल भाषा में बोलिए। आइए एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में फिर बात करते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे रॉक्स है, सॉइल है, मिनरल्स है, वाटर है और लोकल एटमॉस्फेयर है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का भी इकोलॉजिकल रोल है। अब बोलिए, बिना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट बनेगा? नहीं बनेगा। बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। बिना फास्फोरस का डीएनए आपका बनेगा? नहीं बनेगा। आरएनए नहीं बनेगा, फॉस्फेट है उसमें। तो प्रत्येक एलिमेंट की अपनी भूमिका है। बिना क्लोरीन का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा? नहीं होगा। क्लोरीन जो है ट्रेस एलिमेंट है, उसकी जरूरत है वहां पे। मैग्नीज की जरूरत है। बिना मैग्नीशियम का क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा। तो प्रोटोप्लाज्मी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी अपनी भूमिका है। ये न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करते ही हैं और ऑर्गेनिज्म को प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए और थ्राइव करने के लिए। आइए फिर से हम लोग थोड़ा सा एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स को देखें। देखिए, इकोसिस्टम में इस फिगर में दो भाग दिखाया गया है। एक तो एबायोटिक फैक्टर्स है और दूसरा बायोटिक फैक्टर्स है। बायोटिक फैक्टर्स में देखिए 3 भाग है। एक प्रोड्यूसर है जो भोजन बनाएगा, और दूसरा कंज्यूमर है, ये भोजन खाने वाले लोग हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं। और जब हम लोग की विदाई होगी यहाँ से तो तीसरा वाला एक्शन में आ जाएगा, डिकम्पोजर। इसमें फंजाई और बैक्टीरिया है। ऐसे भी ये लोग तबाही मचाए हुए हैं। ब्लैक फंगस डिजीज क्या है? फंजाई से हो रहा है। ये डिकम्पोजर की श्रेणी में है, तीसरे श्रेणी में है। वो भी अभी जिंदा है तभी ये मारने को तैयार है। मरने के बाद उसका एक्शन होना चाहिए। तो पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। और कंज्यूमर के 3 भाग हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। प्राइमरी में हर्बीवोर्स है, सेकेंडरी में कार्निवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स, और टर्शियरी में सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। तो प्रोड्यूसर का काम फूड बनाना है, कंज्यूमर का काम प्लांट से फूड खाना है और फिर अपने को किसी को खिला देना है। भाई हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाएगा और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा जाएगा। और जब सभी मरेंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जब सब मरेंगे तो डिकम्पोजर का एक्शन शुरू हो जाएगा। और ये जो डिकम्पोजर है, जितना भी मटेरियल आपने लिया था नेचर से, उसको लौटाने का काम करेगा। यहाँ से कुछ ले करके नहीं जाना है। बात समझ में आ रही होगी? अब आइए। यस सर। कुछ, हाँ, बहुत सुंदर। मन लग रहा है कि नहीं? जी सर, बहुत लग रहा है। बहुत सुंदर। अब आपको फूड चेन के बारे में बताते हैं। फूड चेन, पहले हम परिभाषा जानते हैं, वो बता दें आपको। ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, दैट इज ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिलेशनशिप इज नोन एज फूड चेन। फूड मटेरियल का ट्रांसफर जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हो, अर्थात खाइए और अपने को किसी को खिला दीजिए, तो ये फूड चेन है। आप कहिएगा सर ये ट्रॉफिक लेवल क्या है? ये न्यूट्रिशनल लेवल है। तो एक न्यूट्रिशनल लेवल से फूड दूसरे न्यूट्रिशनल लेवल में चला जाए, अर्थात खाइए और अपने को किसी को खिला दीजिए, ये फूड चेन है। सारे एनर्जी का सोर्सेस
पृथ्वी पे कोई है तो वो सन है। और सन जो है अपनी एनर्जी प्लांट लाइफ को दे रहा है। प्लांट्स इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फूड बना रहा है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और हर्बीवोर्स के पास जा रहा है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के पास जा रहा है। तो ये एनर्जी सबसे पहले प्रोड्यूसर को मिली, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को मिली, और फिर फाइनली किसको मिली? प्रीडेटर को। प्रीडेटर कहते हैं जैसे शेर हुआ, सिंह हुआ, ये सब प्रीडेटर्स हैं। या डेट्रिटिवोर्स, डेट्रिटिवोर्स जैसे कोई चीज अगर सड़ जाए तो उसको सराहने के लिए जो काम आ रहा है, जो ऑर्गेनिज्म सब है, उसको डेट्रिटिवोर्स कहते हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जो हो रहा है, ये फूड चेन है। आइए आपको कुछ फूड चेन दिखाएं। फूड चेन देखिए, ट्री के जगह पे ये तो ट्री बना हुआ है, आप समझिए कि ग्रास है। आप ग्रास के बारे में कल्पना कीजिए, ग्रास लाइन खा रहा है। नीचे देखिए फ्लावरिंग प्लांट है, उसको फ्लाई को एनर्जी मिल रहा है फ्लावरिंग प्लांट से। फ्लाई से फ्रॉग के पास जा रहा है, फ्रॉग से स्नेक के पास जा रहा है, स्नेक से ईगल के पास जा रहा है। नीचे देखिए एक फ्लावरिंग प्लांट है, इससे एनर्जी कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फ्लावरिंग प्लांट से जुड़े रहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ये तालाब का मुझे लगता है कोई चित्र है, तालाब की कल्पना कीजिए तीसरे फिगर में, और ये कुछ अलगी दिखाई पड़ रहा है या कुछ प्लांट्स हैं जो पानी के नीचे हैं, और उससे मछलियों को भोजन मिल रहा है, मछलियों से बड़ी मछलियों को भोजन मिल रहा है, और फिर लास्ट में बर्ड्स को मिल रहा है। तो आप फूड चेन देख लीजिए, जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव से दूसरे जीव को भोजन ट्रांसफर हो रहा है? जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। तो ग्रास भोजन है डियर का, डियर भोजन है लायन का, फ्लावरिंग प्लांट से फ्लाई को भोजन मिल रहा है, फिर फ्रॉग को मिल रहा है, फिर स्नेक को मिल रहा है, फिर ईगल को मिल रहा है। नदियों में जो अलगी सब है या जो प्लांट्स हैं, उसमें ऐसा नहीं समझिएगा कि नदी में फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, वहाँ भी कमल भी है, सिंघाड़ा भी है, वेलिस्नेरिया भी है, बहुत तरह के प्लांट्स हैं। तो इससे एनर्जी स्मॉल फिश को मिल रहा है, स्मॉल फिश से लार्जर फिश को मिल रहा है, और फिर बर्ड्स को मिल रहा है। अच्छा, एक ये तो फूड चेन हुआ। फूड चेन जनरली दो तरह का होता है। एक फूड चेन होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है ना, वो ग्रीन प्लांट से शुरू होता है। तो शुरू में जहां भी ग्रीन प्लांट्स आप देख लीजिए, समझ जाइए कि वो ग्रेजिंग फूड चेन है। जैसे ये तीनों फूड चेन आपसे कोई पूछे कि कैसा है, तो आप कहिएगा कि ग्रेजिंग फूड चेन है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। लेकिन कुछ फूड चेन ऐसे होते हैं जो ग्रीन प्लांट से शुरू नहीं होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होते हैं। तो उसको डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। जैसे मान लिया कि समुद्र के किनारे राइजोफोरा का प्लांट होता है, उससे पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां सड़ती हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स गिरी हुई पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं, उनको भोजन मिलता रहता है, और फिर कई तरह के जो इंसेक्ट है उसको खा जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट को फिर फिश खा जाता है। तो इस तरह से फूड चेन चलता है। तो जब सड़ी गली हुई पदार्थों से फूड चेन चले तो उसको डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं, और जब ग्रीन प्लांट से फूड चेन चले तो उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। अब आइए फूड वेब। फूड वेब जो है भोजन का जाल है। जब इकोसिस्टम डेवलप कर रहा होता है, इकोसिस्टम जब डेवलपिंग होता है तो फूड चेन चलता है।
और जब इकोसिस्टम डेवलप कर जाता है पूरी तरह से तो फूड वेब चलता है। फूड वेब माने भोजन का जाल। तो फूड चेन कब होगा? जब इकोसिस्टम डेवलपिंग हो, फूड चेन। और जब इकोसिस्टम डेवलप हो जाए तो फूड वेब। तो एक बार की घटना है, जब हम आपकी तरह विद्यार्थी थे और क्लास से 9th या 10th में पढ़ते होंगे, तो मुझे स्कूल जाने के लिए ट्रेन से जाते थे हम लोग। मेरा घर पहलेजा घाट है, गंगा उस पार। तो सोनपुर ट्रेन जाती थी तो उसी से जाते थे। तो गांव की अलग समस्या थी। तो सुबह हुआ और 6:30 में हम लोग ट्रेन पकड़ते थे सुबह में। तो कुछ फीस उसका दिक्कत था। और हमको 2 रुपए शायद कम मिल रहा था घर से। 15 रुपए हमको एक ट्यूशन ले रहे थे हम अंग्रेजी का, तो उनको 15 रुपए देना था। लेकिन घर में लोगों ने कहा कि 13 रुपए ले लीजिए और जाकर के टीचर को दे दीजिएगा। क्योंकि हम बोला पढ़ना था हमको और घर वाले तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई काहे नहीं तैयार हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 15 रुपए तो बहुत होता है। तो हमने कहा नहीं, 15 रुपए नहीं लेंगे, 13 रुपए लेंगे, ताकि हमको ये लोग पढ़ने को कहे। तो वो लोग तो ठीक ही दे रहा था 13 रुपए, लेकिन हमको तो 15 रुपए देना था। तो मैं बोला कि हम झूठ बोले थे, 15 रुपए देना है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, 13 ही मिलेगा। तो हम सोचे कि खाना नहीं खाएंगे हम, हैं? तो बिना खाना खाए हम स्कूल के लिए रवाना हुए। लेकिन थोड़ा दूर बाहर गए तो फिर लौट आए बहाना करके कि पेंसिल छूट गया है, ये छूट गया है, वो छूट गया है। और हम चाहते थे कि माँ कहे कि बेटा खा लो, लेकिन वो भी नहीं पूछी। तो वो पेंसिल तो हमको खोजना नहीं था, झूठ झूठ मूठ का घर में गए और फिर निकल गए। तो उस दिन उपवास ही कटा। शाम में 6 बजे आए तो मैं बड़ा खुश था कि आज दिन में हमारा भोजन बर्बाद हुआ होगा। शाम में जब हम आए तो मदर से पूछे कि आज तो मेरा भोजन बर्बाद हुआ ना? तो माँ ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम खाना नहीं खाए, है? तुम समझते हो कि तुम खाना नहीं खाओगे तो भोजन बर्बाद होगा। 1 घंटे के बाद तुम्हारे मामा आए थे, वही खाना खाए, हमको बनाना नहीं पड़ा। तब हमको उसी दिन समझ में आया फूड वेब के बारे में, है कि बाप रे बाप, अजीब भोजन का जाल है भाई, है? एक आदमी खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, वो खाना दूसरे के नाम से लिखा हुआ है तो वो मिल जाएगा दूसरे को। जैसे मान लिया कि ग्रास को डियर खा रहा है। अब डियर अगर स्ट्राइक पे चला जाए कि हम नहीं खाएंगे ग्रास को, तो क्या ग्रास लंबा होकर पेड़ बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। ग्रास को तब ग्रास हॉपर खाने लगेगा। अगर ग्रास हॉपर भी स्ट्राइक पे चला जाए तो ग्रास को रैबिट खाने लगेगा, ग्रास को माइस खाने लगेगा। और इस तरह से देखिए, प्रत्येक फूड चेन का अल्टरनेटिव है? आप कहिएगा हम नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़िए। आपको संस्कृत का श्लोक याद ही है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म, तब सुख होता है। आप कहिएगा हम नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो विनय आपका खत्म हो जाएगा। विनय खत्म होगा तो योग्य नहीं बन पाइएगा। योग्य नहीं बन पाइएगा तो धन नहीं आएगा आपके पास। धन नहीं होगा तो आप स्कूल कॉलेज क्या खोलिएगा, हॉस्पिटल क्या खोलिएगा? आपसे धर्म का काम नहीं होगा, और धर्म का काम नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। ये तो सीधी सी बात है। तो वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। और आप कहिएगा कि आज हम क्लास में नहीं जाएंगे। भाई मत जाइए, बहुत दूसरे लोग क्लास में आ जाएंगे। तो वेब है ना, पूरा जाल है भाई।
आप ये मत समझिए कि चेन है, वेब है। किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन हैं, और जब बहुत सारे चेन्स जुड़े होंगे ना तो वेब बन जाएगा, फूड वेब। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा कि फूड चेन लीनियर होता है, और फूड वेब जो है, कई लीनियर फूड चेन्स जब इंटरकनेक्टेड हो जाएं तो उसको फूड वेब कहते हैं। इंटरकनेक्टेड लीनियर फूड चेन्स आर नोन एज फूड वेब, और interconnected food chains are known as food web. In developing ecosystem there is food chain, and in developed ecosystem there is food web. नीचे एक फूड वेब का चित्र बनाया हुआ है, उसको देखिएगा आप। देखिए प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? बहुत गंभीर मसला है फूड वेब में। अब हम आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताएंगे। किस चीज के बारे में बताएंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। आप कहिए ये क्या है सर? देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में गए हैं, मान लिया कि साइंस कॉलेज के मैदान को आप देख रहे हैं, या गंगा किनारे आप जाते हैं, किसी तालाब के किनारे जाते हैं, तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड का कैसे स्टडी किया जा सकता है। इकोलॉजिकल पिरामिड है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या लिखा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, ट्रॉपिक नहीं है, ट्रॉफिक है, PH, वो H छूटा हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ trophic levels of an ecosystem, starting with producer at the bottom and its successive trophic levels forming the apex is known as the ecological pyramid. हम आपको समझाते हैं आसान तरीके से। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, आपको तो बताए थे न्यूट्रिशनल लेवल के बारे में। तो न्यूट्रिशनल लेवल, उसमें आपके प्रोड्यूसर आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये सब ट्रॉफिक लेवल्स हुआ है, न्यूट्रिशन के लेवल हैं। जैसे प्रोड्यूसर न्यूट्रिशन में नंबर सबसे पहले 1 पे आता है, फिर हर्बीवोर्स, प्राइमरी हर्बीवोर्स सेकंड नंबर पे आएगा, सेकेंडरी अगले नंबर पे आएगा, टर्शियरी लास्ट नंबर पे आएगा। तो इसको जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनका, तो इसी को इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरह का होता है। पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह के हैं। आइए जरा सा पिरामिड ऑफ नंबर को देखें। पिरामिड ऑफ नंबर में ऑर्गेनिज्म के नंबर के बारे में बात हो रही है। जैसे आप ये देखिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 ब्लेड्स ऑफ ग्रास। माने 1,00,000 अगर ग्रास है किसी एरिया में, तो क्या 1,00,000 रैबिट भी होगा क्या उसको खाने के लिए? नहीं, 20-30 रैबिट मिलेगा आपको। खैर रैबिट वाला तो हम लोगों का एरिया नहीं है, चूहा वाला एरिया है, तो हम लोगों के यहाँ चूहा मिलेगा आपको। और फिर चूहों को खाने के लिए एक ही फॉक्स काफी है। तो 1,00,000 ग्रास को खाने के लिए 30 रैबिट, और 30 रैबिट को खाने के लिए 1 फॉक्स। आप कहिएगा कि सर नीचे थोड़ा चौड़ा दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, वो प्रोड्यूसर का जगह है और ऊपर कंज्यूमर का जगह है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच अगर रिश्ता देखा जाए
तो आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर का बेस जो है ब्रॉड है और ऊपर धीरे धीरे वो नैरो होता जा रहा है। तो ऐसे पिरामिड को अपराइट पिरामिड कहते हैं। सो पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। अपराइट कहाँ कहाँ होगा पिरामिड ऑफ नंबर? पॉन्ड इकोसिस्टम में अपराइट होगा, ग्रास लैंड में अपराइट होगा। ग्रास लैंड में भी घास ज्यादा होगा। अगर स्क्वायर मीटर एरिया में देख लिया जाए तो ग्रासेस का नंबर ज्यादा होगा और ग्रास पे डिपेंड रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम होगा। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी वाले का कम होगा, फिर टर्शियरी वाले का कम होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा? अपराइट होगा। फॉरेस्ट में थोड़ा गड़बड़ी है। फॉरेस्ट में मान लिया कि पेड़ तो एक ही है, पेड़ नंबर अगर लिया जाए तो एक पेड़ है। अब उस एक पेड़ के ऊपर सैकड़ों चिड़िया है और सैकड़ों चिड़िया के शरीर में हजारों ढील है और हजारों ढील के अंदर लाखों फंजाई एंड बैक्टीरिया है। तो फॉरेस्ट में पैरासिटिक फूड चेन है और फॉरेस्ट में जो फूड चेन होता है पैरासिटिक फूड चेन वो इन्वर्टेड होता है और ग्रास लैंड में और पॉन्ड में अपराइट होता है। तो ग्रास लैंड में अपराइट मिलेगा आपको, पॉन्ड में अपराइट मिलेगा और फॉरेस्ट में लिखिएगा पैरासिटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। अब आइए जरा पिरामिड ऑफ बायोमास देखा जाए। पिरामिड ऑफ बायोमास, जैसे ही 1 घंटा पूरेगा हम सिग्नल देंगे तो 2 मिनट, 1 मिनट का गैप देंगे पानी पीने के लिए। हम भी पानी पिएंगे, आप भी पानी पी लीजिएगा। 1 मिनट का गैप देंगे हम आपको। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में देखिए कि ऊपर तो नंबर की बात हो रही थी, नीचे बायोमास की बात है। बायोमास में वेट लेंगे। बायोमास किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ माने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आपको तो बताया था, एक टर्म बताए थे हम, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट किसको कहते थे? ये बायोटिक कंपोनेंट्स में जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का जो अमाउंट था उसको हमने स्टैंडिंग स्टेट कहा था। और एक दूसरा टर्म है स्टैंडिंग क्रॉप, वो है अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर। और अगर वेट लिविंग मैटर का बता देते हैं आप तो उसको बायोमास कहते हैं। इसलिए लिखा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास में मास ऑफ टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नीचे सबसे देखिए प्रोड्यूसर है, ट्री है, उसका बायोमास बहुत है। बाद आपको कैटरपिलर दिखाई पड़ रहा है, कीड़ा, वो इंसेक्ट का लार्वा है कैटरपिलर। तो उसका बायोमास पेड़ से कम होगा। और कितना लार्वा होगा पेड़ के ऊपर? बहुत होगा। तो उससे फिर चिड़ियों का वजन ज्यादा होगा और चिड़ियों के वजन से फिर आप देख रहे हैं कि लास्ट में बड़ी चिड़िया है लेकिन छोटी चिड़िया का वजन ज्यादा होगा। बहुत छोटी चिड़िया रहती है ना, और बड़ी चिड़िया 1 गो मिलेगी। तो पिरामिड ऑफ बायोमास आप देख लीजिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट है, ग्रासलैंड में भी अपराइट है, लेकिन पॉन्ड में इन्वर्टेड है। पॉन्ड में क्या है कि जितना अलगी है उसका वजन बहुत ही कम होगा, उससे जू प्लैंक्टॉन्स का वजन ज्यादा होगा, फिर छोटी मछली का वजन ज्यादा होगा, फिर लार्ज फिश का वजन बहुत ज्यादा होगा। तो ये वजन के मामले में है। सो इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास, in grassland ecosystem the pyramid of biomass is upright, but in pond ecosystem the pyramid of biomass is inverted, उल्टा होगा। प्रोड्यूसर के लेवल में और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में
प्रोड्यूसर के लेवल पे बायोमास ज्यादा होगा। अब है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही मामला है भाई, तो जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा है तो वही चमकदार है। प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है। प्रोड्यूसर में ही ये क्षमता है कि वो सनलाइट को कैप्चर करके, सोलर रेडिएशन को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में बदल सके। तो ये क्षमता नेचर ने किसको दिया है? प्रोड्यूसर को दिया है। और प्रोड्यूसर से एनर्जी किसको जाएगी? हर्बीवोर्स को जाएगी। हर्बीवोर्स से एनर्जी किसको जाएगी? कार्निवोर्स को जाएगी। तो आपको एक फिगर दिखाया गया है। इस फिगर में बड़े अच्छे से बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर होता है, अगर उसके पास 100% एनर्जी रहती है, प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है, मान लिया कि वो 100% है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी जाएगी तो वो उसके शरीर में, मांस में इकट्ठा होगा, 10% इकट्ठा होगा। और इस 10% से जो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को जाएगी, तो सेकेंडरी बॉडी में वो एनर्जी जो स्टोर होगा वो 1% होगा। और फिर टर्शियरी कंज्यूमर के पास जो जाएगी वो 0.1% होगा। इसका अर्थ है कि प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर तो कर रहा है, लेकिन वो कंज्यूमर को अच्छा, मान लिया कि आपके पास 100 रुपए है और आपसे कोई मांग रहा है कि हमको देखो ना, आज पैसा भूल गए लाना, चाहे फुल पैंट चेंज हो गया, दूसरे फुल पैंट में पैसा था, थोड़ा मदद कर सकते हो रिक्शा भाड़ा, तो क्या कीजिएगा? 100 रुपए है तो 100 रुपए उसको दे दीजिएगा। तो आप कैसे जाइएगा? आप इससे सीखिए, इस नियम से 10 रुपए आपको देना है। 10%, लॉ ऑफ 10%। प्रोड्यूसर इज ट्रांसफरिंग, जो भी प्रोड्यूसर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है हर्बीवोर्स को, तो हर्बीवोर्स उस पूरे एनर्जी का सिर्फ 10% उसके बॉडी के फ्लैश में जमा होगा। 10% एनर्जी सिर्फ फ्लैश बनाने में यूज होगी। और कहिएगा कि और एनर्जी क्या हुआ? और एनर्जी सांस लेने में खर्च हो गया। बैठने में जितनी देर में सांस चलती है उससे ज्यादा सांस चलने में होती है। अगर बैठे 12 है तो चले 18 हो जाता है। बैठने में जितनी देर में आप 12 बार सांस लेते हैं, चलने में 18 बार लेते हैं। फिर सो जाइए तो फिर सांस की गति अलग होती है। सांप उप देख लीजिए, किसी 3 नंबर के आदमी से आपका पल्ला पड़ जाए तो सांस की गति अलग तेज हो जाती है। तो उसको कहते हैं कि साहब सांप उप देख लीजिएगा, एकाएक घर कमरा में बैठे हैं और साहब का दर्शन हो जाए तो 72 बार सांस चलने लगेगा आपको। बैठने में 12 बार चलता था ना, तो उनको देखते ही 72 बार चलने लगेगा। या किसी 3 नंबर के आदमी को देख लीजिए तो 72 बार सांस चलने लगेगा। इससे डिस्टरबेंस हुआ होगा आपको। हाँ, छोड़िए। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ना, किसी भी इकोसिस्टम में अपराइट होता है। तो याद करिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। कोई पूछे आपसे, देखिए आपको इंटरव्यू में जब जाएंगे तो आपको फास्ट बोलना पड़ेगा। स्लो मोशन वाले कैंडिडेट को हम लोग बहाली में छांट देते हैं। या तो स्लो मोशन वाला एकदम ठीक ठाक बोले, और नहीं तो फास्ट बोलना पड़ेगा। जैसे हमसे कोई पूछे कि पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में बताइए, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, तो हम बोलेंगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर is known as ecological pyramid. Ecological pyramid is of 3 types: pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. In forest ecosystem, in grassland ecosystem, the pyramid of number is upright,
एंड इन पॉन्ड इकोसिस्टम वहाँ भी पिरामिड अपराइट है, लेकिन फॉरेस्ट में अगर पैरासिटिक फूड चेन चल रहा है तो इन्वर्टेड है। पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड में इन्वर्टेड है, ग्रासलैंड में अपराइट है, फॉरेस्ट में अपराइट है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में अपराइट होता है। ऐसे आपको फास्ट बोलना पड़ता है, और जब फास्ट बोलिएगा तो फिर आपको कोई छांटेगा नहीं, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी उसी दिन। ठीक है, तो चलिए हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं पानी पीने के लिए। 12:04 हो रहा है, 12:05 में हम फिर बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, चलिए 1 मिनट हो गया। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम बताएंगे आपको इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में तो बात हो गई इकोसिस्टम का। उसमें मैंने आपको बताया एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, और एबायोटिक में जो बताया आपको मालूम है, कार्बन हाइड्रोजन की बात किया था, क्लाइमेट की बात किया था, और बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर की बात किया, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात किया, और फूड चेन और फूड वेब जो है वो फंक्शन का ही पार्ट था, जो पहले ही बता दिया गया है आपको। तो इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर जब जान गए हम लोग, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इकोसिस्टम में किस किस तरह का काम हो रहा है, बार बार चर्चा क्यों हो रही है इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है? तो 4 फंक्शन है, 4 फंक्शन आपको बताया जा रहा है। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, और चौथा है न्यूट्रिएंट साइकिल। ये 4 फंक्शन इकोसिस्टम के फंक्शन से जुड़ा हुआ है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। देखिए, प्रोडक्टिविटी की बात है कि इकोसिस्टम में एक शब्द आता है कि प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी है रेट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी 3 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और तीसरा होता है जो इस फिगर में नहीं है, नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि rate of capturing solar radiation by photosynthetic and chemosynthetic activity of producers। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किस रेट से सोलर रेडिएशन को कैप्चर किया जा रहा है?
आप आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं अगल बगल, तो कल्पना कीजिए कि ये किस रेट से सोलर रेडिएशन को कैप्चर करता होगा। है? जैसे अगर आपके लेवल पे हम आ जाएं तो हम बोलेंगे कि क्या भाई, अब कोई विद्यार्थी है 6 रोटी खा रहा है साहब, आधा किलो दूध भी पी रहा है, और रिजल्ट जो आ रहा है वो 55% वाला आ रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं ना है। खाना में आप 6 रोटी खा रहे हैं साहब, 2 टाइम दूध भी ले रहे हैं, आपको पढ़ने की भी सहूलियत है। प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष सुविधाएं अवसर कराता है, माहौल इकट्ठा होता है। और फिर मार्क्स जो है, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो आपके मेहनत का प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो अगर कम होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका अर्थ है प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं है। इसीलिए प्रोडक्टिविटी की परिभाषा आपको दी गई है कि कितना प्रोडक्शन है, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की परिभाषा हुई कि रेट ऑफ कैप्चरिंग सोलर रेडिएशन बाय फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। और ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 2 तरह का है। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं टोटल फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है टोटल, ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन का रेट क्या है फोटोसिंथेसिस में, इसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, वो हुआ टोटल एनर्जी फिक्स्ड। कितना टोटल एनर्जी फिक्स हो रहा है उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से रेस्पिरेशन में कितना एनर्जी खर्च है घटा लीजिए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन में कितना एनर्जी खर्च है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका निकल जाएगा। जैसे मान लिया कि आप का वेतन 60 नौकरी कीजिएगा, तो आपका वेतन मान लिया कि 75,000 रुपए है, तो सांस चलाने में खर्च होगा ना। आपका सांस चलाना है, पत्नी का सांस चलाना है, बाल बच्चों का सांस चलाना है, नौकर चाकर का सांस चलाना है, माता पिता पे खर्च है, समाज के लोगों पे खर्च है। तो सबका सांस चले तो इसमें कितना पैसा खर्च है, तो बोलिए सर 60,000 खर्च हो जाता है। तो ये जो 15,000 बचा, यही ना ग्रॉस इनकम हुआ आपका, यही 15,000, 60,000 गया सांस चलाने में। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन घटा दीजिएगा तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी आपको। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो मान लिया कि मेज का एक प्लांट है, और मेज के एक प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया, रेस्पिरेशन में कितना खर्च किया, तो उससे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल गया। अब इस मकई के प्लांट में भुट्टा है, भुट्टा हम लोग खा गए, भुट्टे का छिलका बकरी खा गई, तो हम में कितना एनर्जी आया, बकरी में कितनी एनर्जी गई, ये हुआ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ formation of new organic matter by consumer is called secondary productivity। माने मेज का भुट्टा खाने से हमारे पास एनर्जी आई है, सी गोट के पास भी एनर्जी गई है, तो वहां एनर्जी का स्टोर कितना हो रहा है, बकरी में कितना हो रहा है, हम में कितना हो रहा है, तो इसी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भुट्टा हम लोग खा गए, छिलका वो खा गई, मकई का लीफ जो है बकरी खा गई, मकई का स्टेम काट दिया, वो गाय खा गई, और उसके बाद खेत में क्या बच जाता है, मकई में खूंटी बच जाता है, उसका बेसल पोर्शन बच जाता है खेत में, उसको खूंटी कहते हैं। उसमें भी कुछ एनर्जी अभी है, वही एनर्जी जो प्लांट में बचा हुआ है जिसको कोई भी यूज नहीं कर रहा है,
उसी को कहते हैं नेट प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं? नेट प्रोडक्टिविटी। जैसे 75,000 था आपका, 60,000 रुपया सांस लेने में खर्च हुआ, 15,000 बचा। बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाई में 14,500 खर्च हो गया, बचा 500 रुपए आपके पास। ये जो 500 रुपए है, इसका नोट थोड़ा फटा हुआ है, इसको कोई भी यूज करने को तैयार नहीं है। आप जिसको देते हैं तो कहता है कि चलेगा नहीं। तो ये जो 500 रुपया का फटा हुआ नोट है, यही आपका नेट प्रोडक्टिविटी है, जिसको कोई भी यूज करने को तैयार नहीं है? हमको लगता है कि आपको प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया होगा। दूसरा है डिकम्पोजिशन। देखिए, डिकम्पोजिशन में बहुत सारा जब शरीर का डेथ होगा, जैसे प्लांट है, जैसे पुराना के पास एक सुविधा है, तो उसका लीफ गिरता रहता है, छाल गिरते रहते हैं, स्टेम का पोर्शन गिरता रहता है, ब्रांच गिरता रहता है, और फिर वो नीचे सरता है। गाय गोबर दे रही है, वो गोबर सर रहा है। हाँ, गाय गोबर दे रही है, वो सर रहा है। तो बहुत सारा कंपोस्ट की तैयारी चल रही है। तो ये सब डिकम्पोजिशन में आएगा, और डिकम्पोजिशन से फिर से CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट सब कुछ बन जाएंगे। देखिए क्या क्या स्टेप है डिकम्पोजिशन में। पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप है लीचिंग, तीसरा है कैटाबॉलिज्म, चौथा है ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा है मिनरलाइजेशन। लीचिंग कहते हैं, जैसे मान लिया कि एक्सट्रैक्शन इन सॉल्यूशन है, कोई भी चीज सॉल्यूशन के फॉर्म में बाहर निकले तो उसको लीचिंग कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई स्टेम गिरा हुआ है, और उस स्टेम से बहुत कुछ सरसर करके बाहर निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको लीचिंग कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन का पहला स्टेप क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, टूट टाट। फिर है लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म माने ब्रेक डाउन की प्रक्रिया, और फिर ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बन रहा है, और फिर बाद में मिनरल्स बन जाएंगे। इसी को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरी पृथ्वी, पूरा ग्लोब जो है, ये चल रहा है एनर्जी फ्लो के कारण। कोई पूछे आपसे कि इकोसिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप कहिएगा दो कारणों से इम्पोर्टेंट है। एक कारण तो एनर्जी फ्लो है, और दूसरा काम है बायो जियोकेमिकल साइकिल। बिना एनर्जी फ्लो का तो जीवन ही मुश्किल है। एनर्जी फ्लो क्या है? वन वे डायरेक्शन। एनर्जी के फ्लो का वन वे डायरेक्शन है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड एंड्स इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। सो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास, और लास्ट में तो डिकम्पोजर के पास जाना ही है, कोई उपाय नहीं है। मरने के बाद तो वो सब मालूम है कि क्या होना है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जो एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी फ्लो का पार्ट है। और जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी का लॉस होता है हीट के रूप में, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आधारित है। अब आइए न्यूट्रिएंट साइकिल की कुछ है। आपको बताए थे हम कि जितना भी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम हमने नेचर से लिया है, मरने के बाद लौटा देना है। बैंक से अगर लोन लिया है तो पूजा करने से वो बैंक का लोन नहीं सधेगा। बैंक लोन सधा करके पूजा कीजिए, तब शांति मिलेगी। बहुत लोग बैंक से लोन ले लेता है, पूजा करता रहता है कि हे प्रभु शांति मिले, शांति मिले। कहाँ शांति मिलेगी भैया? आप पहले लोन चुकाइए ना, लोन चुकाइए, तब पूजा कीजिए, तब आपको पीस मिलेगा, तब आपको शांति मिलेगी। ऐसे पीस नहीं मिलने वाला कि लोन ले करके आप चुका लीजिए। तो जितना आप नेचर से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम लिया है, तो सबको लौटा करके यहाँ से हम लोगों को जाना है। और जब हम प्लांट का डेथ हो, चाहे एनिमल का डेथ हो, चाहे जिनका भी डेथ हो, जैसे ही डेथ होगा
कि फंजाई और बैक्टीरिया शरीर के ऊपर अटैक करेगा, और फंजाई और बैक्टीरिया इस शरीर के ऊपर, सेल्स के ऊपर, टिश्यू के ऊपर सब पे अटैक करके कम्युनिटी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर सब पे अटैक होगा। और जो भी हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा है उसको वो डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज करके जितना भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में था, जो हमने नेचर से लिया था, वो लौट जाएगा नेचर को। यही न्यूट्रिएंट साइकिल है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं चलेगा तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आपको एक कार्बन साइकिल दिखाने की कोशिश की गई है। एक कार्बन साइकिल आप देखिए। कार्बन साइकिल में आप वहां पे हमारी नजर कम है, क्योंकि आप देखने की कोशिश कीजिए। कहाँ गया कार्बन साइकिल? भाग गया क्या? छोड़िए, वो भागा किधरो ना, आ गया फिर। हाँ, कार्बन साइकिल आ गया। तो ये जो कार्बन साइकिल है, आप जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर आ रहा है। आप सांस छोड़ रहे हैं ना, वो CO2 छोड़ रहे हैं। जो जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो रेस्पिरेशन जहाँ चल रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का लक्षण है, तो CO2 निकलेगा। या CO2 ग्रीन प्लांट्स के पास जाएगा। ये ग्रीन प्लांट्स इस CO2 की मदद से फोटोसिंथेसिस करेंगे और भोजन बनाएंगे, और भोजन हर्बीवोर्स के पास जाएगा, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के पास जाएगा, और जब सबका डेथ होगा तो फिर डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन से फिर CO2 निकल जाएगा। यही प्लांट जमीन में दब दब करके कोयला ये लोग कोयला बन गए हैं। कोयला आप जलाइएगा तो फिर से CO2 निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो खरीदने पे काला, यूज करने पे लाल और फेंकने पे सफेद दिखाई पड़ता है? तो कोयला है। और क्या है? कोयला खरीदिएगा तो काला है, यूज कीजिएगा तो लाल होगा, और फेंकिएगा तो सफेद हो जाएगा। तो ये कोयला को जलाइए या नेचुरल गैस को जलाइए, ये सब फिर से CO2 के फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर CO2 ग्रीन प्लांट्स को मिलेगा। इस तरह से CO2 की साइकिल चलती रहती है। इसी तरह से नाइट्रोजन की भी साइकिल है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में 78% है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया है। दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नोड्यूल्स में रहता है, और इस बैक्टीरिया में क्षमता है कि वो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दे, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल दे। बहुत सारा बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, और फिर नाइट्रेट जो है पौधों को मिल जाता है, और इस नाइट्रेट और अमोनिया की मदद से पौधे एमाइनो एसिड बना लेते हैं। एमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन से एंजाइम बन जाता है, जिंदगी चलती है इससे। और फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी है जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना करके फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देता है। या फिर जब शरीर मरता है तो शरीर के अंदर जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन होगा, तो फिर उससे एमाइनो एसिड बनेगा, एमाइनो एसिड से अमोनिया बनेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये 2 साइकिल हमने बनवा दिया था। अब हम इकोसिस्टम, मुझे लगता है कि आपको कुछ ज्ञान हो गया होगा इकोसिस्टम का। अब हम थोड़ी सी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करें। सस्टेनेबल डेवलप 3 पार्ट है ना, एक तो इकोसिस्टम है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। तो एक पार्ट मैंने आपका खत्म कर दिया, और दूसरे पार्ट पे आइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसे कहते हैं कि आप
जैसे मान लिया कि आप इस तरह से समझिए किसी बात को कि आपकी जो आवश्यकता है, सारी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी हो रही हैं? नेचर से। तो आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति रिसोर्सेज के द्वारा कीजिए, लेकिन रिसोर्सेज इतना बचना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूजफुल हो। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। माने जो डेवलपमेंट सस्टेन्ड हो सके है। अब आपके पास मान लिया कि अब बात समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की हमको जरूरत नहीं लगती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. जैसे व्हीलर सीनेट हॉल में हम बोलते थे कि यहाँ पे 20 गो मरकरी जल रही है और आपको पढ़ाने के लिए, तो ये 20 मरकरी प्रेजेंट जनरेशन को मिल रहा है, तो आप चाहिएगा कि नहीं कि फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चे आए, आपके जो बच्चे व्हीलर सीनेट हॉल में आए, तो 20 मरकरी आज जल रही है, कम से कम उनको भी तो 20 मरकरी की सुविधा मिले है कि आपको 20 मरकरी की सुविधा चाहिए और उनको 5 मरकरी की सुविधा मिलेगी है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। और एक हार्लेम ब्रुटलैंड नाम के साहब हैं, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में दिया था। ये प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे, उसके किसी सिस्टम के चेयरमैन भी। तो ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर साहब थे। तो 1987 में इन्होंने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपने रहन सहन को इस तरह से इम्प्रूव कीजिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा है और इकोसिस्टम जो हमारा है वो प्रिजर्व रहे, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसका एम मैं कह रहा हूँ कि जो रिसोर्सेज है हमारा वो मैक्सिमम अमाउंट में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उपस्थित रहे, अवेलेबल रहे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मिनिमम हो। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मिनिमम हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैक्सिमम हो, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है न्यूट्रिएंट साइकिल, तीसरा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और चौथा है बायोडाइवर्सिटी। ये 4 चीज मेजर कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आजकल क्लाइमेट चेंज से दुनिया जूझ रही है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स की बात है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर साइकिल है, बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन इन बायोटा की बात है। बायोटा में अगर वेरिएशन नहीं होगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हमको मेडिसिन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन जब डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी तब ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ये 4 उसके कंपोनेंट हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। अब तक हम लोग कोयला इस्तेमाल करते थे या गांव में देखिए ना, एक फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। तो गांव के लोग क्या करते हैं कि कोयला खरीदते हैं और जलावन की लकड़ी के लिए कोयला खरीदते हैं, और गाय जो रखते हैं तो उसके गोबर से क्या करते हैं कि
केक्स बनाते हैं, गोईठा बनाते हैं, और गोईठा को जलावन में यूज करते हैं, कोयला को जलावन में यूज करते हैं, और खेत में खाद जो है वो खरीदते हैं दुकान से। है तो भारत सरकार की इच्छा है कि साहब सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को अप्लाई किया जाए, और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में खेतों के चारों ओर जलावन की लकड़ी वाले प्लांट्स लगाए जाएं, जिससे किसानों को जलावन की लकड़ी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, जलावन की लकड़ी उनको प्राप्त हो सके, और जो गाय है उनका वो जो गोबर है वो गोबर से खाद बने और वो खाद खेतों में जाए और उनको केमिकल फर्टिलाइजर ना खरीदना पड़े। हैं तो उसके लिए एक प्रोग्राम आया सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी। तो सोलर एनर्जी अगर यूज करते हैं हम, ये पर्याप्त लिमिटलेस सप्लाई में अवेलेबल है और ह्यूज बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिल पाता है सोलर एनर्जी से, साथ ही साथ पोल्यूशन भी नहीं होता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो कोयला रिन्यूएबल नहीं ना है भाई, कि कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर कोयला प्राप्त हो जाएगा। एक बार कोयला गया तो गया, एक बार पेट्रोल गया तो गया, एक बार गैस गया तो गया, फिर नहीं मिलने वाला है। तो आपका खाना गैस से बने, अब फ्यूचर जनरेशन में खाना कैसे बनेगा इसकी चिंता भी आप ही को करनी है, इसीलिए ये सब विषय पढ़ाया जा रहा है आपको। इसके अलावा विंड एनर्जी का यूज किया जाए, विंड एनर्जी का यूज किया जाए। विंड एनर्जी ग्रिड पावर को रिप्लेस, ग्रिड पावर में बहुत कॉस्ट पड़ता है, विंड एनर्जी में कम कॉस्ट पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन कराया जाए, क्रॉप रोटेशन, गेहूं की खेती करते हैं उसके बाद दाल की खेती कीजिए, दाल की खेती कीजिएगा तो उसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा नोडुल्स में, तो खेत में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो क्रॉप रोटेशन, डिजीज भी कंट्रोल होगा, सॉइल में इंसेक्ट भी कंट्रोल होगा। बार बार सीरियल्स बोते रहिएगा, खाली एक ही तरह का अनाज, तो डिजीज होता रहेगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन भी बहुत फायदेमंद है, और क्रॉप रोटेशन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ अकेले काम नहीं करता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो आजकल वेरियस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी इशू चल रहा है, ओजोन के डिप्लीशन पे ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, एयर पोल्यूशन की ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, वाटर पोल्यूशन पे, वाटर डिप्लीशन पे, डिफॉरेस्टेशन पे, फिशरी डिप्लीशन पे, बायोडाइवर्सिटी, डिजर्टिफिकेशन, इरोजन, ये सब पे बात रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हो रही है। लोकल लेवल पे प्लॉट की बात हो रही है, फार्म की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, इसको कैसे इस गांव को बेहतर किया जाए, इस खलिहान को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये सब लोकल लेवल पे बात हो रही है। सॉइल के लेवल पे भी बात आजकल चल रही है कि सॉइल की क्वालिटी कैसे लॉस हो रही है, फार्म का इनकम घट रहा है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो ये सब बातें जो हो रही है ये सब सस्टेनेबिलिटी इशू से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आप कहिएगा कि सर करना क्या होगा। देखिए भाई, सस्टेनेबल सोसाइटी तभी बनेगा जबकि आप कुछ इथिक्स फॉलो कीजिए। क्या इथिक्स फॉलो करें सर, क्या मोरल प्रिंसिपल फॉलो करें? तो जो जीवन है उसमें जो समुदाय है उसका रेस्पेक्ट कीजिए, केयर कीजिए, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कीजिए, क्वालिटी को, अर्थ के वाइटैलिटी को, डाइवर्सिटी को कंजर्व कीजिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को मिनिमाइज कीजिए, अर्थ के कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार रहिए,
अर्थ के कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार रही है। माने अर्थ के कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार रही है, इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे मान लिया कि आपके क्लास में, मान लिया कि बॉटनी का लैब है? तो हम एमएससी में 32 सीट रखते हैं। तो एमएससी में मान लिया कि 32 है और आप झंडा लेकर पहुंच जाइए कि 50 सीट किया जाए, 50 लड़के का एडमिशन कराया जाए, बढ़ाया जाए सीट, इनकलाब जिंदाबाद। नहीं 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 नहीं, उस लैब की कैरिंग कैपेसिटी है 32 ही लड़के को हम पढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा जगह नहीं है। 33 नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। हमारे पास जितना माइक्रोस्कोप है उसमें 32 लड़के पढ़ेंगे, जितना हमारे पास केमिकल्स है उसमें 32 पढ़ेंगे। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं आराम से, ताकि एक दूसरे को डिफिकल्टी नहीं हो। एक कैरिंग कैपेसिटी है। जैसे साइंस कॉलेज का मैदान है, उसकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। किसी फॉरेस्ट एरिया का अपना कैरिंग कैपेसिटी है। तो कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार बात करनी होगी। ये नहीं कि 50 सीट पे ऐसे ही भावावेश में चिल्लाने से नहीं होगा। किसी भी एरिया का अपना कैरिंग कैपेसिटी होता है और उसी कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार काम करना पड़ता है? कैसे मान लिया कि जैसे लॉकडाउन में कैसे किया गया है कि शादी में 85 आदमी रह सकता है? अब 300 आदमी बढ़ा दिया जाए। तो वो घर वाले ने, जिसके यहाँ शादी है, उसने 50 लोगों का इंतजाम करके रखा है और वहां आप 300 कर दीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार अर्थ का काम करना है। एटीट्यूड को चेंज करके, प्रैक्टिसेस को चेंज करके, जो कम्युनिटी है वो अपने इन्वायरमेंट का केयर करे और डेवलपमेंट और कंजर्वेशन साथ चले, ग्लोबल अलायंस क्रिएट रहे। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इथिक्स है और प्रिंसिपल है। तो क्या प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी का? पहला है कि रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन फॉसिल। ये जो फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, फलाना है, डिकना है, गैस है, इसके ऊपर डिपेंडेंस आपका रिड्यूस हो। अंडरग्राउंड मेटल्स के ऊपर आप डिपेंड कम करें, मिनरल्स के ऊपर डिपेंड कम करें, सिंथेटिक केमिकल्स के ऊपर आपका डिपेंडेंस कम हो, अननेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर आपका डिपेंडेंस कम हो, नेचर को इंक्रोच कम कीजिए और अपने ज़रूरतों को ईमानदारी से और इफिशिएंटली पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स हैं। और ये दूसरा भाग था। अब लास्ट भाग आ रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो प्रकृति जो है उसकी थोड़ी सी बात कर लें कि आपके पास हवा है, पानी है, कोयला है, एनिमल है, प्लांट है, नेचुरल गैस है, सनलाइट है। ये सब नेचुरल रिसोर्स है भैया। हवा नेचुरल रिसोर्स है, पानी, एनिमल, प्लांट, नेचुरल गैस, सनलाइट, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। आप कहिएगा कि सर एयर का क्या यूज है, तो पता चल गया होगा। जो कोरोना में सफ़र कर रहे थे तो उनसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का क्या यूज है, तो बताएंगे बेचारे कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट था। तो चलिए एयर का क्या यूज है? एयर जो है विंड एनर्जी जनरेट करने में यूज होगा। एनिमल्स का क्या यूज है? फूड मिलेगा आपको, कपड़ा मिलेगा, ऊल से, सिल्क से। कोयला का क्या यूज है? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। प्लांट्स का क्या यूज है? फूड मिलेगा, पेपर मिलेगा, वुड मिलेगा। वाटर का क्या यूज है? पिएंगे, साफ करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा। सनलाइट का क्या यूज है? फोटोसिंथेसिस में यूज है, सोलर पावर में यूज है। अब बात हो रही है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो
आपका लाइफ स्टाइल मॉडर्न हो गया है और टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है, तो इसका नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, ये फास्ट रेट से डिप्लीट करता जा रहा है, और एक बार ये डिप्लीट कर जाएगा तो हम लोगों को अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना होगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नेचर कंजर्वेशन करें नेचुरल रिसोर्सेज का। और पूछिए क्या उपाय है, बहुत सारा उपाय है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। तो आप सबसे बड़ी बात है कि ऑप्टिमम यूज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए नेचुरल रिसोर्सेज का, और सिचुएशन के साथ काम कीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिमल यूज कीजिए। जाना है तो कारें से जाएंगे, नई नई साइकिल का भी यूज कीजिए, कभी कभी पैदल भी चलिए, कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कीजिए। वाटर को सेव कीजिए, जब स्नान करते हैं आप, क्लीन करते हैं, तो वाटर कंजर्वेशन पे भी ध्यान दीजिए। जब हम हॉस्टल में थे, फैराडे हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट थे, तो रात में 10 बजे वहाँ पानी बंद हो जाता था। 10:30 में 2 लड़के आते थे और चपरासी को बोलता था कि यार पानी चलाओ, बोतल भरना है। अरे तुमको एक बोतल पानी लेना है, 10 बजे तक पानी चला, 8 बजे से पानी चल रहा था, मोटर चल रहा था, तो तुमने पानी नहीं लिया। अब तुम बाहर से आ रहे हो 10 बजे 10:30 में, और 2 बोतल पानी भरने के लिए अब तुम मोटर फिर से चलवाना चाहते थे। तो बड़ा कभी कभी अच्छी बात नहीं होती थी। थोड़ा सा हमको रिजिड होना पड़ता था, और किसी तरह से मैनेज करते थे हम। तो आप देखिए, बॉटनी के विद्यार्थी थे हम, और इकोलॉजी पढ़ाते थे हम। 30 साल तक इकोलॉजी पढ़ाए क्लास में, और तो मेरी कुछ भूमिका थी, और मेरे को लगता था कि हम इस विषय को पढ़ा रहे हैं, और देखिए ये विद्यार्थी भी क्लास में पढ़ रहा है और ये ध्यान नहीं दे रहा है वाटर कंजर्वेशन पे। तो हम लोग खाली नेचुरल रिसोर्सेज पे केवल क्लास लिया करेंगे क्या क्लास में, और प्रैक्टिकल में 0 चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया हमने। और कुछ कुछ मेरा संघर्ष बना रहता था, लेकिन प्यार से मोहब्बत से हम कोशिश करते थे कि मामले को हैंडल कर सकें। अब आइए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कभी बस भी पकड़ना चाहिए, कभी कभी वॉकिंग भी करना चाहिए। और अब फॉसिल फ्यूल्स की थोड़ी सी बात कर लें कि जो प्राचीन काल में पास्ट टाइम में जो हमारे ट्री थे, वो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज जमीन के अंदर चले गए, और उसी से कोयला इत्यादि बना, कोयला बना, नेचुरल गैस बना, ऑयल बना। तो ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लास्ट करेगा। तो इस पे देख नहीं रहे हैं कि 100 रुपए से ज़्यादा भाव हो गया है 1 लीटर पेट्रोल का। तो फिर भी जाम में तो गाड़ियां लगती ही हैं, जाम में गाड़ियां पड़ती ही है, और बड़ी मुश्किल हो गई है। तो ये फॉसिल फ्यूल की बात है, तो कोयला है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट केयर कर रही है, और ग्रीन एनर्जी पे ध्यान दिया जा रहा है, हाइड्रो पावर पे ध्यान दिया जा रहा है, सोलर पावर पे ध्यान दिया जा रहा है, और वाटर से एनर्जी लेने की बात हो रही है, सनलाइट से एनर्जी लेने की बात हो रही है, हवा से एनर्जी लेने की बात हो रही है। और इससे हमारा जो कोयला है, वो जो फॉसिल फ्यूल है, जो प्रेशस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो बचेगा। और जो भी हमारा इन्वायरमेंट है या नेचुरल रिसोर्सेज है, वो प्रेशस है हमारे लिए। और हमको एज ए विद्यार्थी कम सिटीजन हम हैं इस देश के, महत्वपूर्ण सिटीजन है, विद्यार्थियों के ऊपर सबकी नज़र रहती है।
इसलिए नजर रहती है कि विद्यार्थियों में एनर्जी होता है, स्पिरिट होता है, वो अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि हमने इकोसिस्टम के ऊपर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर या कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो भी पढ़ाया है वो उनके काम आए, उनके ज़िंदगी को बेहतर बनाए। ये टॉपिक आपका, और आप इसके कंजर्वेशन की दिशा में कुछ काम करें। इसी बात को कहते हुए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। आप सबको धन्यवाद। अगर आप चाहें तो हमसे, क्योंकि बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं, तो एक एक करके तो सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ था, आप इस नंबर का प्रयोग करके कभी हमसे राय भी ले सकते हैं, या कोई दिक्कत हो। हम तो कॉलेज आते जाते रहते हैं, तो वहाँ भी साइंस वाले को तो दिक्कत नहीं है, कॉमर्स वाले 8 बजे रात में अगर आपको कभी चाहिए, ये नंबर है मेरा, मोबाइल नंबर 9334318940। तो आप जब भी अगर कोई समस्या हो विषय में और मेरी मदद की ज़रूरत हो, तो मैं चूँकि शुरू से ही स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर रहा, जिसके कारण कभी कभी क्रिटिसिज्म भी लोग कर देते थे हमारी, ये स्टूडेंट से बहुत सर घुले मिले रहते हैं। भाई स्टूडेंट को ही पढ़ाने के लिए मेरी बहाली है ना, तो स्टूडेंट नहीं है तो फिर जिंदगी नहीं है। तो आपका जीवन बेहतर बने, आप लाइफ में बहुत अच्छा कीजिए, और समस्याएं तो सब जगह है। अच्छा है कि आपका जीवन बेहतर बने। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू और सर। फिर मुलाकात होगी। आप कॉलेज में हम जाते आते रहते हैं, तो आप भेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और नहीं तो मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा, और मेरे को जब भी कॉल कीजिएगा तो 8 बजे रात में। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम फिर आ रहे हैं सामने, अभी जाइएगा नहीं आप। हम लोग भी तो ऑनलाइन क्लासेस करना सीख ही रहे हैं। फिर से हम आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ गए। तो उमर जी, क्लास तो हो गया, तो फिर से विद्यार्थियों को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू ऑल। हाँ, सो क्लास थैंक यू सर। क्लास इज नाउ ओवर। थैंक यू।